in short, of course, what he said is true that the Aam Aadmi Party, and now that you're in power, that you have brought education to the center stage. And if we are having an education conclave, it would actually make sense to have you, given that you've brought education at the center of the political discourse, which I believe a lot of educators possibly didn't think was possible, to fight an election on education as one of the agendas and actually come back to power and use that to fight an election in other neighboring states as well. So today's theme is education and states play. So I would basically like to start with abhi pandemic khatam hua hai, and the theme is access to education and state governments kya kar sakte hain us access ko badhane ke liye. As far as primary education is concerned, more or less enrollment access, that's not really a problem. But एक challenge जो COVID से पहले भी था access का, I don't know if I could call that access, but in a way retention for senior sections, that was a challenge pre-COVID as well. Although Delhi ka national average of enrollment, even in senior section, is higher than the national average, but it's still between 15-60%. मेरा आपसे सवाल ये है कि in the context of COVID, do you think that challenge has been exacerbated? क्या वो problem और बढ़ गई है कि किसी तरह बच्चे people used to drop out in more senior sections? And if that problem has been exacerbated, as a state government, आप क्या कर सकते हैं to address that? Actually, problem, as you rightly said, first of all, thank you very much for this compliment कि एजुकेशन देश के पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पे आ रही है, आनी भी चाहिए. हम इसको बहुत माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो देखेंगे कि इंडिया में और दुनिया में वही फैमिलीज प्रोग्रेस कर पाई हैं, इंडिविजुअल में फैमिली लेवल पे बोल रहा हूँ, वही फैमिलीज प्रोग्रेस कर पाई हैं जिन्होंने अपने घरों में एजुकेशन को सेंटर स्टेज पे लिया. देयर इज नो लुक बैक. और जिन्होंने नहीं लिया, they are still struggling on their own issues. और भी बहुत सारी जरूरतें हैं, बट यस, कंट्री में, पूरे देश में चाहिए, अभी और चाहिए. पहले भी प्रॉब्लम थी ड्रॉप आउट की, रिटेंशन की, आज भी है, कोविड के बाद बढ़ी है. हमने अभी मतलब हम जो भी सॉल्यूशन देंगे वो दुनिया का सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं हो सकता है, बट यस, एज ए गवर्नमेंट वी हैव टू हिट एंड ट्राई. तो हमने हिट एंड ट्राई के तहत एक प्रयोग अभी किया है कि सब कुछ, क्योंकि दिल्ली है, सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है हमने, तो हमारा एक सेल हमने बनाया है डीसीपीसीआर में, जो चाइल्ड राइट कमीशन है, उनकी सर्विसेज हमने ली हैं इसमें. हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं, बट क्योंकि उनके पास और मैंडेट भी है, तो डीसीपीसीआर में एक सेल बनाया है जिसमें उनको पूरा एक्सेस दे दिया है अपने ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम का, कि किसी भी स्कूल में कौन बच्चा 3 दिन अटेंड नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस 3 दिन एब्सेंट है, तो उसके पेरेंट्स को एक एसएमएस जाता है कि आपका बच्चा 3 दिन अटेंड नहीं कर रहा है, कुछ विशेष कारण है क्या, प्लीज चेक. एक जनरल एसएमएस जाता है, हिंदी में जाता है. 5 दिन अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो उसके बाद उनको कॉल जाती है कि क्या हुआ, और उसके बाद भी अटेंड नहीं करता है कॉल के बाद भी, तो फिर हम उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से उस स्कूल के प्रिंसिपल या उस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी या पेरेंट्स को उसके घर भेज रहे हैं कि क्या हुआ, आपका बच्चा तो आ रहा था तो अब क्यों नहीं आ रहा. और बहुत अलग अलग तरीके के रीजंस उसमें निकल के आ रहे हैं. पहली बात तो यह है कि इस पूरे प्रक्रिया से पिछले 1 महीने में हम दिल्ली में 1700 बच्चों को लाने में कामयाब रहे, इस पूरी प्रक्रिया से, कि जो 1700 बच्चे घर बैठ गए थे फॉर सम रीजन, वो जब हमारा ये वाला इंटरवेंशन हुआ तो ऐसे बच्चे 1700 निकले जिन्होंने 5 दिन से ज्यादा एब्सेंट थे और वो अभी आने के मूड में नहीं थे, घरों में कुछ भी कारण थे, तो हमारे इंटरवेंशन के बाद वो वापस स्कूल आ गए हैं. सो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट दैट वी आर डूइंग, एंड आई थिंक इतने माइक्रो लेवल पर मैनेज किए बिना हम कभी भी इसको हैंडल कर पाएंगे. हम सोचेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाएगा या कोई बड़ी प्लान आ जाएगा, कोई इंसेंटिव आ जाएगा, वो होगा नहीं. तो इतना 1-to-1 मैनेजमेंट करना पड़ेगा. और 1-to-1 मैनेजमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम इन कारणों पे जाएंगे कि वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे, वो डाइवर्सिफाइड है. कुछ बच्चे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके घर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ है और मम्मी पापा ने तय किया कि अभी हमारा बच्चा बेबी सिटिंग करेगा,
क्लास 2, 3, 4, 5 का पढ़ा हुआ बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अब बेबी सिटिंग करेगा, और पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है क्योंकि दोनों को कहीं काम पे जाना है, तो थोड़ी देर वो उसको भरोसे 2-4 घंटे के लिए छोड़ के जा सकते हैं। फिर जब उनसे काउंसलिंग की गई कि बच्चा बर्बाद हो जाएगा, एक बच्चे के चक्कर में दूसरे को क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसको भी ग्रोथ के तरीके निकालो, लेकिन ये तो वो कन्विंस हुए। ऐसे और बहुत सारे कारण हैं, पर उन बच्चों को लाने में कामयाब हम हो पा रहे हैं जो अभी 2-3-4 दिन अभी कोविड के बाद स्कूल आए हैं और किसी कारणवश से एब्सेंट में, लॉन्ग एब्सेंट में चले गए। पर एक बड़ी संख्या हमारे पास ऐसे बच्चों की है जिनका अभी हमें पता ही नहीं है। हमारे पास एनरोल्ड थे वो किसी एक्स क्लास में, एक्स प्लस या एक्स+1 या एक्स+2 क्लास में अभी उनको होना चाहिए था। वो माइग्रेंट वर्कर के बच्चे थे, वो चले गए, ऑनलाइन में भी नहीं आए, या कहाँ हैं, दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट हुए, तो हमने बहुत बच्चों को उनके फोन कॉल से और उनसे ढूंढ के निकाला इन बिटवीन। पर अभी भी एक बड़ा परसेंटेज हमारा है जो वी फ्रैंकली डोंट नो कि वो बच्चा कहाँ है। वो बाहर अपने गांव चला गया है, किसी दूसरे शहर में चला गया है, अनट्रेसेबल है, क्योंकि यूजुअली गरीब परिवारों के बच्चे हैं और गरीब परिवार मोबाइल की कंटिन्यूटी में बहुत उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक चैलेंज तो है, बट वी आर ट्राइंग टू डू कि जो बच्चे आ गए हैं हमारे पास उनको इंश्योर कर सकें। उनको कैसे ढूंढा जाए, वी ऑल्सो डोंट हैव ए फॉर्मूला फॉर दैट। सो 2 फॉलोअप सवाल। एक, आपने कहा कि ऐसा एक परसेंटेज है ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन, व्हाट परसेंटेज इज दैट वेयर यू सेइंग दैट कि आपको पता नहीं लग पा रहा क्या ये बच्चे अभी भी शहर में हैं छोड़ के, बट पता नहीं कि वो X+2 में होने चाहिए थे लेकिन अभी वापस नहीं आए? ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद कुछ बच्चे मिल जा रहे हैं। तो अभी हमारा पूरा आज राइट बिफोर कमिंग टू दिस meeting, this program, I was having a meeting and I was taking data from different, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी बहुत है, MCD भी है, दिल्ली सरकार भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, तो क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो हमें सारा डेटा कोलैबोरेट करके ही कुछ देना चाहिए। तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड ही टोल्ड मी कि उनके यहाँ आई थिंक 2 लाख बच्चों में से करीब 27,000 बच्चों का शायद अभी पता नहीं चल पाया है, उनका ट्रेसेबल नहीं है। तो हम लोकल बॉडीज से भी ले रहे हैं, हम अपने यहाँ का भी सब कर रहे हैं, तो आई थिंक वेरी सून विल गिव सम परसेंटेज कि इतने बच्चों का बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा है कि वेयर आर दे। दूसरा जो फॉलोअप सवाल था कि जो अभी आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस है आफ्टर रीओपनिंग, कुछ ही महीने हुए हैं, वो बच्चे जिनको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और कई केसेस में आपको सफलता भी मिली है, हैव यू नोटिस सम सॉर्ट ऑफ अ जेंडर डिवाइड? क्या लड़कियां कम आ रही हैं, लड़के कम आ रहे हो? इज इट सॉर्ट ऑफ अ मिक्स? दोनों हैं, दोनों। it's not gender based, actually it's based on somehow parental background, कि वो माइग्रेंट लेबर थे, वापस चले गए, या उनके जैसे इन बिटवीन, नॉट राइट नाउ बट बीच की कोविड की वेव्स के बीच में हमने अपने सारे टीचर्स को लगाया था कि जिनके बच्चे मिसिंग हैं या नहीं आ रहे हैं, जब स्कूल खुलवाए थे हमने, या ऑनलाइन जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए हमने ट्रेसिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज की थी। उसमें हमारे टीचर्स ऑटो पे मुनादी करते हुए भी घूमे, क्योंकि उनको तो पता है मेरा कैचमेंट कहाँ है, कि अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप भेजिए, या ऑनलाइन भेजिए, ये करिए वो करिए, या हमने हाइब्रिड मॉडल भी चलाया था। तो इंटरेस्टिंग था, हमारी एक टीचर ने पूरा प्रयोग किया कि वो, उनको समझ नहीं आ रहा था वो लड़की कहाँ गई, उसको ढूंढते हुए वो आसपास की एक दुकान पे पहुंची कि इस मदर की ये बच्ची है, इस नाम की कोई बच्ची लोकल किराना दुकान पे। तो वहां से पता चला कि हाँ, वो मदर जो है कहीं मेड का काम करती है, पर वो उस घर में रहती थी, उस घर में गई, वहां से उनको बताया गया कि यहाँ से तो शिफ्ट हो गई है, वो पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने मेड, हेड्स ऑफ टू दैट टीचर, उन्होंने वो सारे आसपास की मेड्स के बीच में नॉक नॉक करना शुरू कर दिया, कि मेड्स भी जब सुबह जाते हुए दिखती थी तो मेड से बात कर ली। करते 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 वो उस लेडी तक पहुंच गई फाइनली, और वो कहीं और रहती थी और कहीं और काम करती थी, तो उसको पता चल गया थ्रू मेड्स। तो वो उसके घर पहुंच गई, उस मालिक के, मतलब उसके यहाँ जिसके यहाँ वो मेड काम करती थी। वहां जाके उसको बोला कि तुम्हारी तो बच्ची पढ़ती थी, अब भेजो उसको। तो इतना तक पेन हमारे टीचर्स ने लिया है जाके, बट एवरीथिंग हैज ए लिमिट। तो इसलिए अभी हमें भी नहीं पता है कि कितने बच्चों को हम वापस ट्रेस करके ला पाएंगे, बट जो ट्रेस जिनको कर पा रहे हैं उनको तो ला पाएंगे, बट जिनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, वी डोंट नो। दूसरा मेरा सवाल है कि यूजुअली ऐसी पैनल डिस्कशंस होती हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एजुकेशन शैल वी रिटेन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है।
I wanted to ask you this question कि now we're sort of in an age of a pandemic. पहला pandemic था in 100 years. मान लीजिए 10 साल बाद, 20 साल बाद एक और महामारी आती है. आपके क्या lessons हैं from the last 2 years? How should you reimagine government schools in the age of a pandemic? What is it that you think you need to change now so that if 10 years or 20 years from now अगर जो एक और pandemic आता है कि वो disruption कम से कम हो सके? School शायद तब भी बंद करने पड़े हों, but इस बार क्या हुआ है? They were the first to close and the last to reopen. क्या आपको लगता है कि maybe you can minimize the time of closure? Any other interventions that you think you need to start making now so that in future that disruption आप उसको कम से कम कर सकें? देखिए, जैसे आपने जहां से बात शुरू की थी कि एजुकेशन सेंटर स्टेज पे नहीं है, पॉलिटिक्स में भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है, कि देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स को जब जब डिसाइड करना था कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स या कोविड के जो भी बाइंडिंग्स हैं उनको कितना कम करें, तो एजुकेशन हमेशा उसमें लास्ट में रहा. As an education minister, I have been struggling hard to get schools opened again and again, but I am part of the administration team, जहां इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी. बट यस, ऑनलाइन के बारे में एक चीज तो जो मैं बार बार कहता हूं, रिपीट करूंगा कि ऑनलाइन कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफलाइन एजुकेशन. इवन इफ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि कभी फिर से आए, या अदरवाइज ऑल्सो इन 21st सेंचुरी इतना सब टेक्नोलॉजिकल वो हो गया है, तो हमें थोड़ा सा ऑनलाइन को बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर समझना पड़ेगा. अभी अचानक कोविड आया और अदरवाइज भी जो सो कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम कम से कम इंडिया में बात कर रहे हैं, आई कैन टेल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी पॉपुलर सेइंग, मतलब एक उसको समझने के लिए मैं बात रखूंगा. ऐसा लग रहा है कि कोई थिएटर चल रहा था और हम लोग कैमरा लेके उस थिएटर के सामने बैठ गए, स्टेज के सामने बैठ गए, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और हमने अपने दर्शकों को आप फिल्म देखिए. थिएटर के सामने कैमरा लगाने से आप फिल्म का मजा नहीं ले सकते हो. फिल्म के लिए अलग से प्रोडक्शन होता है, अलग से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसकी शूटिंग अलग तरीके से होती है, उसकी एडिटिंग अलग तरीके से होती है, उसकी मिक्सिंग अलग तरीके से होती है, देन यू कॉल इट ए फिल्म. स्टेज पे जो हो रहा है वो थिएटर नहीं हो सकता, जो थिएटर है वो फिल्म नहीं हो सकती, और जो फिल्म है वो स्टेज नहीं हो सकता. वही हमें समझना पड़ेगा कि जो क्लासरूम में हो रहा है वो कैमरे पे नहीं हो सकता, और जो कैमरे पे चाहिए या स्क्रीन पे चाहिए वो क्लासरूम के से एकदम अलग ले जाना पड़ेगा. मतलब आई होप आई एम एबल टू क्लियर माय थिंग कि हमें सारे कोर्सेज बदलने पड़ेंगे, फिर हमें कंटेंट से लेके उसके टीचिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे. हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हों, लैंग्वेजेस के हों, हमें कैसे ये इंश्योर करें कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जब बच्चा मेरे से कनेक्ट है, जो फिजिकल पीयर लर्निंग में नहीं शामिल हो रहा है, जो स्कूल के एम्बियंस में, कॉलेज के एम्बियंस में नहीं शामिल हो रहा है, वो अपने एम्बियंस से वो कंटेंट, वो जूस एसेंस कैसे सीख ले जो वो स्कूल में पीयर लर्निंग या उस सब से सीखता था. उसके लिए अभी हमारे कोर्सेज प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी टीचिंग्स प्रिपेयर्ड नहीं है. उसीलिए जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो मैंने मुख्यमंत्री जी और हमने काफी इस पे डिस्कशन किया, और हमने कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर कंटेंट फॉर दैट. वी हैव टू प्रिपेयर आवर टीचर्स, वी हैव टू प्रिपेयर आवर कंटेंट, एग्जामिनेशन, स्टडी, सब कुछ उसको समाज से, परिवार से, आसपास के एम्बियंस से सीखना सिखाना पड़ेगा, तब ऑनलाइन सक्सेसफुल होगा. तो उसके लिए हमने एक वर्चुअल स्कूल कॉन्सेप्चुलाइज किया कि हम फिजिकल स्कूल चला रहे हैं, पर हम देश में एक पहला वर्चुअल स्कूल चलाएंगे. जब मैंने कहा कि हम पहला वर्चुअल स्कूल खोलेंगे तो कुछ राज्यों ने पॉलिटिकली बाउंस बैक किया, आपको क्या पता, हमने पहला स्कूल खोल दिया, यू कैन बी सेकंड. मैंने कहा मेरे को पहला दूसरे की लड़ाई में पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो केवल ये देखना है कि क्या हम वर्चुअल स्कूल में वो साधन बना सकते हैं कि इधर बैठा हुआ टीचर और उधर बैठा हुआ स्टूडेंट, उसके पास फ्रीडम से लेके और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस तक ये हो कि मैं जिस बच्चे को सोशियोलॉजी की कोई प्रैक्टिस पढ़ा रहा हूं या साइंस का, बायोडाइवर्सिटी का कोई इशू पढ़ा रहा हूं, तो वो उस बच्चे को इतना अवेक कर सके कि वो अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने आसपास की नेचर से वो सारी चीज, द लैब हैज टू बी देन फैमिली टू सोसाइटी. अभी उसकी लैब हमने आर्टिफिशियल क्लासरूम में बना रखी है. अगर हम वो कर पाए तो शायद ऑफलाइन से और बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, पर वो नहीं कर पाए
तो थिएटर हॉल में सिनेमा एक कैमरा लगा के लाइव स्ट्रीमिंग को हम फिल्म नहीं बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप थोड़ा सा बता सकते, लाइक यू सेड कि कोर्स कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। कैन यू गिव अस वन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज इट दैट यू कैन मे बी ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट 1 year और 2 years और इवन इन टर्म्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग कि एवरीथिंग देखो, मैं और थोड़ा सा पुल बैक करूंगा इसको कि हमने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की। अगेन वेरी नोबल आइडिया, ह्यूमेन आइडिया, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक पॉलिसी बनाई, कानून में लिखा अब से बच्चे 8वीं तक के बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, गुड। लेकिन और हमने रूल लागू कर दिया, अब किसी भी टीचर को मना कर दिया भाई अभी किसी बच्चे को फेल नहीं करोगे, उन्होंने भी कह दिया पास 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 या डिटेंशन है ही नहीं अब। लेकिन हमने ना अपने टेक्स्ट बुक बदली, ना हमने टीचिंग के तरीके बदले, ना हमने कोई कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का सिस्टम लागू किया, ना हमने अपने बीएड के कोर्सेज बदले कि भाई अब आपको 8वीं क्लास तक के बच्चों को नो डिटेंशन के हिसाब से पढ़ाना है, देयर वुड बी नो फेल और पास। पर फिर भी पढ़ाना तो है ना, पास फेल थोड़ी करना था, सारी जिंदगी का मकसद पास फेल ही थोड़ी था, तो पढ़ाने का मकसद तो पता ही नहीं था, पास फेल पता था, वो खत्म कर दिया हमने। तो वहां हम फेल हो गए, वापस हमको डिटेंशन की क्लॉजेज लानी पड़ी एक्ट में चेंज करके एज ए नेशन। सेम हियर, हमें जैसे इसीलिए मैंने आपको कहा सोशियोलॉजी या साइंस के सब्जेक्ट्स को वहां तक, मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं, कॉलेज लेवल पे फिर अलग तरीके के प्रयोग करने पड़ेंगे। स्कूल लेवल पर हमें अपने कंटेंट को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा और डिलीवरी ऑफ द कंटेंट को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि उस 1 घंटे या आधा घंटे की किसी ऑनलाइन क्लास के बाद बच्चा अपने आसपास से वो सब सीख ले जो हम उसको नॉर्मली लैब में, डिस्कशंस में स्कूल के बच्चों में सिखाते थे। अब उसके पास लैब नहीं है, ऑनलाइन तो यही है ना कि वो लैब में नहीं आएगा, लाइब्रेरी में नहीं आएगा, तो पर उसका परिवार, उसका आसपास का समाज, उसके आसपास के पार्क, सड़कें, सारी दुनिया खड़ी है उसके पास, उस दुनिया से वो सीखना शुरू कर दे। उसको प्रोवोक करना पड़ेगा, उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। अभी वो हमारे पास में है नहीं। हम तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हम रोट लर्निंग की पे जीते हैं, हम बात भी करते हैं, हम सब कुछ 360 डिग्री सिखाएंगे, लेकिन कुल मिला के सारी चीजें कुल मिला के एक होमवर्क बन के रह जाती हैं, प्रैक्टिकल बन के वो रह जाती हैं। बाहर जाके समाज से सीखने का अगर हमने परंपरा डाल दी, सोसाइटी से सीखने की, अपने आसपास के नेचर और एनवायरनमेंट से सीखने की, वर्ल्ड ओवर लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर उन्होंने अपने ऑफलाइन प्लस दुनिया के साथ सीखने के मॉडल्स डेवलप किए हैं। तो अब हम ऑनलाइन प्लस दुनिया के साथ सीखने के मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं, हम इसमें कर रहे हैं काम इसको। एक मेरा कोविड से जुड़ा और सवाल होगा, देन आई विल गो बैक टू एक्सेस। वन इज दैट कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड, देयर इज दिस एफर्ट टू चेंज द माइंडसेट अराउंड एजुकेशन एंड इवन फॉर द किड्स एज वेल। आप लोग का हैप्पीनेस करिकुलम एंड इवन यू ट्राइंग, सॉरी, देशभक्ति करिकुलम। नाउ व्हेन द किड्स आर कमिंग बैक, आपको क्या फीडबैक है कि एज फार एज सोशल इमोशनल स्किल्स आर कंसर्न, व्हाट इम्पैक्ट डू यू सी, बिकॉज you've got large number of schools under you, what feedback are you receiving from the teachers community? हैप्पीनेस ने तो बहुत फायदा पहुंचाया, ये तो मैं लगातार देखता रहा था, क्योंकि ये पीरियड था कि ऑलमोस्ट हर फैमिली किसी ना किसी ट्रॉमा में गई है। किसी के यहाँ डेथ हुई है, किसी के यहाँ कोई सीवियर बीमार हुआ है, किसी के यहाँ नौकरी गई है, किसी का बहुत घाटा हो गया, किसी को घर छोड़ना पड़ा है, बहुत सारे ट्रॉमा से बच्चे गुजरे हैं। उन सब के बीच में आई एम हैप्पी कि जो हैप्पीनेस के दौरान हमने उनको मेडिटेशन करना सिखाया, अपने इमोशंस को समझना, इमोशंस को रीड करना, रिएक्शंस को रीड करना सिखाया, उसने काफ़ी मदद की है बच्चों के लिए। बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं जाके बच्चों से भी मिलता हूँ, मेरे टीचर्स भी रिपोर्ट करते हैं कि जब घर में कोई बहुत टेंशन थी तो लड़की या लड़का बैठ गया मम्मी के साथ में कि मैंने ना स्कूल में मेडिटेशन सीखा था, वो बैठ के करते हैं, डोंट क्राई, रो मत, 5 मिनट बैठ के वो माइंडफुलनेस करते हैं। तो ये सब भी हुआ, उसका फर्क पड़ा है हैप्पीनेस ने। तो जो माइंडसेट के 3 कैरिकुलम हमने लागू किए हैं, हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति, ये इसका पर्पज ये है कि हम बच्चों के अंदर एक नई तरीके का माइंडसेट डेवलप करके दें। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप ने अपना काफ़ी फर्क दिखाया है, और 11th-12th के बच्चे आप सोचो 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये हमने उनको दिए, और वो बहुत सारे बच्चे तो अपने आइडिया से कोई नई स्टार्टअप आइडिया लेके और उसमें 1-1 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, और अभी तो वो कंपनी इन्वेस्टर से अप्रोच कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। सो आई थिंक उसका एक मकसद है कि हम अपने बच्चों को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बनाएं। उसमें हम काफी हद तक कामयाब होंगे। अभी पहला दूसरा साल है,
2-3 साल इसको और लगेंगे एस्टेब्लिश होने में, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। I'll ask one question related to access, and then I'll throw the floor open for a few questions if the audience has any. You've had successes in certain areas, but आपका जो 5-6 साल का experience है looking after education, आपको लगता है at least as far as access is concerned, are there still कोई ऐसा तबका है जहाँ पे education आप पहुँचा नहीं पाए हैं? In coming future, you will try and work towards that so that you can try. At least, like I said, senior sections, it's still a bit of a challenge for state governments across the country. Senior section मतलब आपका कहना है? I'm talking about secondary, higher secondary education. But are there? सेकेंडरी में एक्चुअली एक जो हमने काम करना उस पर शुरू किया है, बट अगेन वहां भी थोड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम ही है। दुनिया ने इसको क्रैक किया है कि हम अपने हर बच्चे को बीए बीएससी करा करा के नहीं बिठाना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि हमने बोला स्किल करेंगे। अब स्किल में हमने 3-4 स्किल्स को पहचाना, कारपेंटर, प्लम्बर और ये और इस तरह के, और उनको खूब प्रचारित किया 15, 20, 25 साल। फिर समस्या ये आ गई कि सारी दुनिया में, इंडिया में भी होने लगा कि एक समय आ गया सारी दुनिया व्हाइट कॉलर जॉब्स के पीछे भाग रही है। हम कह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग करा लो, पढ़ाओ मत आगे, और उसको डिफाइन कर दिया गया कि हम ऊपर से चाहे जो भी बात कर लें, स्कूल में और परिवारों में बात यही होती है, अच्छा आपके बच्चे को आगे एडमिशन नहीं मिला, आपके बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया इसलिए स्किल में कर दिया है। आप देखोगे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में ये बात ही नहीं होती। वहां होता है अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस कोर्स दैट कोर्स दैट कोर्स। हमारे यहाँ होता है आपका बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ना छोड़ दिया है, उसकी पढ़ाई छोड़ के बीच में ना उसने कोई कोर्स डिप्लोमा कर लिया है। इस डिस्कोर्स को चेंज करना है। इस डिस्कोर्स को चेंज नहीं करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटीज भी ग्रेजुएट्स पैदा करने की, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स पैदा करने की फैक्ट्री बनते ही रहेंगे। अभी जो यहाँ से पहले वाइस चांसलर साहब एक बोल रहे थे, मेरा मन किया उनकी बात पे ताली बजाना चाहिए इस बात पे। ही वेरी कैटेगरिकली सेड कि हमसे तो कहा जाता है यूनिवर्सिटी के रूप में कि भाई आपने एम्प्लॉयबल बच्चे नहीं दिए, यूथ नहीं दिया, पर कोई हमसे भी तो पूछो कि हमें स्कूल ने जो दिया था वो ग्रेजुएटेबल था कि नहीं था। वो कोई हमसे पूछता ही नहीं है कि एक्चुअली नीचे से जो बच्चा आ रहा है वो एक बस उसके दिमाग में ये आ रहा है कि नौकरी कर लो नौकरी कर लो नौकरी कर लो। अरे वो ग्रेजुएटेबल है कि नहीं है, उसको स्किल देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिर इसका अब क्योंकि पूरे माइंडसेट में देश के घुसा हुआ है कि स्किल मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ देना, स्किल मतलब अपने बच्चे के लिए एक घर में और टीचर्स के बीच और दोस्तों के बीच एक नेगेटिव वातावरण बना देना। भाई तेरी तो पढ़ाई गई, अब तो तू बेचारा हो गया है। तो इसीलिए हमने उसका एक अच्छा, होपफुली अच्छा निकाला है। हमने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ दिल्ली में, और उसमें हमने जितने भी स्किल के कोर्सेज थे उनको ग्रेजुएशन के कोर्सेज के साथ अटैच किया है कि आप आइए, आप टूरिज्म का डिप्लोमा मत करिए, आप बीएससी टूरिज्म करिए। अब आप बीएससी टूरिज्म में एडमिशन लीजिए, 1 साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस है कि आपको खुद लगने लगेगा कि मेरे को 3 साल क्यों वेस्ट करने, मेरे को 1 साल के बाद शानदार नौकरी मिल रही है। आप चले जाइए, नौकरी करके आ जाइए, फिर कभी मन करे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिप्लोमा वो कर लेना, या 2 साल बाद भी आपको लगे। तो वो प्रस्तुत हमने किया है स्किल यूनिवर्सिटी में। उसके मतलब बच्चों में तो बहुत उत्साह है। 2-3 साल लगेंगे मुझे ये प्रूव करने में जो मैं बात कर रहा हूं, और मे भी 1 साल के बाद मैं बता सकूंगा कि मेरे पास 6000 बच्चे इस साल आए हैं। 7,000 बच्चे आए हैं। 7,000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल के अंदर अंदर इस कॉन्फिडेंट लेवल पे आ गए कि मेरे को नहीं चाहिए अब ये बीएससी, मैं बाद में करूंगा, पहले मेरे को आई हैव गॉट समथिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू डू अ जॉब, मार्केट इज ऑफरिंग मी अ जॉब, मार्केट इज इनवाइटिंग मी टू डू अ जॉब। ये ग्रे एरिया है जिसपे अभी बहुत काम होना है, दिल्ली में भी और बाहर भी। Alright, I'll throw the floor open to questions. Does anybody have any questions for the Education Minister? I see 2 hands going up. Can we pass the mic to them, please? If you can introduce yourself and keep the question brief. Yes, Thank you. Thanks. Good evening, sir. My name is Shruti Sharma. I lead an education program called Generation Global by the Tony Blair Institute for Global Change. My question to you is, Minister Pradhan in the morning spoke about, India will develop the next generation of global citizens. So what is the role that public education systems and especially states like Delhi can play
to create that generation of global citizens? Because there are so many global issues that are facing us right now, and it is only the youth of today who will go ahead and solve those global issues. Thank you. So, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगी प्लीज? यस सर, मैं बोल रही थी कि ग्लोबल सिटीजन्स हम कैसे बना सकते हैं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि आज के जो बच्चे स्कूल्स में हैं वो आगे जाके ग्लोबल सिटीजन्स बने? उनका देखिए, आज की एजुकेशन, आज हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, पहली बात तो उसको भी हमें रियलाइज करना है और उससे पहले हमको रियलाइज करना है कि उसका कंपटीशन अब उसकी क्लास के बच्चे से ही नहीं है, उसका देश के बच्चों से ही नहीं है, वो आईआईटी नहीं जा रहा है, उसका अमेरिका फ्लोरिडा में भी या किसी रूस में मॉस्को में बैठे किसी बच्चे या रूस के भी किसी विलेज में बैठे हुए बच्चे से भी है, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो वहां खड़ा होगा जाके। तो 21st सेंचुरी की एजुकेशन के साथ और हमें 21st सेंचुरी के एजुकेशन मेथड्स के साथ खड़ा होना पड़ेगा, विच वी आर नॉट। हम बातें चाहे जितनी कर लें, लेकिन अगर एजुकेशन के पैराडाइम को शिफ्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नेताओं के लिए आसान है कहना कि हम ग्लोबल सिटीजन देंगे, पर जब तक हम उसको स्कूल लेवल तक नहीं उतारेंगे, ग्लोबल सिटीजन आने वाला नहीं है। तो एजुकेशन इज द ओनली वे, एंड अप टू डेट 21st सेंचुरी लेवल की एजुकेशन जो सारी दुनिया को मिल, इसीलिए हमने शुरू किया ना मैम। मैं जब शुरू से मैं सोचता था, मैं जर्नलिज्म में था, मैं उसके बाद देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुनता समझता था, मुझे लगता था कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहिए, मुझे लगता था हमें हैप्पीनेस पे काम करना चाहिए, बच्चों में देशभक्ति पे भी काम करना चाहिए, हमें अच्छे रिजल्ट्स में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी आईआईटी भेजने पे काम करना चाहिए। पर आप सोचिए, मैं 2015 में स्कूल में आते ही अपने टीचर्स को बैठा के कहता मुझे अब आईआईटी में बच्चे चाहिए, तो वो टीचर्स ने कहना था जी पहले एक बोर्ड तो लगवा दो पढ़ाने के लिए, 8 घंटे के लिए बच्चा आता है, एक टॉयलेट तो बनवा दो। पहले मैंने वही किया, हमारा 2015-16 का पूरा फोकस वही रहा। पैरेलल थोड़ा थोड़ा हमने धीरे धीरे किया और अगले 2-3 साल में किया कि हमने फिर टीचर्स को, मैं किसी टीचर को बोलूं मुझे ग्लोबल सिटीजन चाहिए, वर्ल्ड क्लास सिटीजन चाहिए, पर पहले उसको ये तो पता होना चाहिए व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। सो आई मेड श्योर कि मेरे सारे प्रिंसिपल्स आईएम से लेके कैम्ब्रिज, सिंगापुर, मतलब नॉट ऑल बट ग्लोबल एक्सपोजर लेके आए। उनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया कि देखो ब्रिटेन के स्कूल में क्या हो रहा है, देखो हार्वर्ड के मतलब बॉस्टन के स्कूल में क्या हो रहा है, देखो लंदन के स्कूल में क्या कर रहे हैं, और मॉस्को और सिंगापुर। आज हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है जो ग्लोबल को समझ रहे हैं। देन वी कैन हैव टारगेट्स। थैंक यू सर। There was another gentleman here who had a question, and okay, I think we can take 2 more questions, one here and one there. Honorable Sir, myself Kuldeep Singh. I am a principal in Directorate of Education, Government of Delhi. Thank you. Proud to have you. Yeah, thank you, sir. And I have been the part of the journey of great transformation of Delhi education, and I really feel proud that the way we have developed the education standards in Delhi. And this is my question. I would like just to ask that once we're talking about the global citizens and the value system and different intervention, the major impediment we feel pan-globe, pan-India, that is the attitude and discipline. So how do you feel these 2 barriers can be eradicated so that the pace of the transformation may be propagated at a faster stage? Thank you, sir. अभी थोड़ा सा अनुशासन को हमें भी समझना पड़ेगा। अभी कन्वेंशनल इंडियन कॉन्सेप्ट में अनुशासन का मतलब है क्वाइट क्लासरूम। आई थिंक विच इज द वर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब किसी स्कूल में आप जाएं और आपको बच्चों की आवाज नहीं आ रही हो, आप किसी क्लासरूम के बाहर से निकलें, उसमें से बच्चे विस्परिंग तक ना कर रहे हो, उसको हम मानते हैं बड़ा डिसिप्लिन क्लासरूम है। इट्स नॉट, एजुकेशन इज नॉट फॉर दैट। किसी ने आके आपको कहा चुप, मंत्री जी निकल रहे हैं, और बच्चा कोई ना बोले, कोई टीचर ना बोले, ये थोड़ी होता है यार। स्कूल स्कूल दिखना चाहिए। तो इस पूरे डिसिप्लिन की पूरी कॉन्सेप्ट को भी हम रीडिफाइन कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि बच्चे को, मैं तो पता नहीं आपके स्कूल में कभी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, मैं स्कूलों में जाता हूं, किसी क्लास में बच्चों से कुछ बात करने लगूं, मतलब
मैं बात क्या कर रहा हूं उसमें इंटरेस्ट लोगों का कम रहता है, इसमें ज्यादा रहता है कि बच्चे ने खड़े होकर बोला कि नहीं बोला। अब बच्चा, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन बात किया या कुछ टॉपिक डिस्कशन शुरू किया, बच्चा कुछ अपने आप को ईज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तब तक उसके कान में इंस्ट्रक्शन, खड़े होकर बोलो बेटा। अब यार अगर उसी को डिसिप्लिन मानते हैं तो फिर तो रुक जाओ थोड़ी देर इस डिसिप्लिन पे। तो लेट्स डिफाइन व्हाट डिसिप्लिन मीन फॉर एजुकेशन, उसको रिडिफाइन कर सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर। To your mind, what is discipline when it comes to education? मतलब आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मतलब वो बच्चा अपने आप में एक डिसिप्लिन है यार, उसका चाइल्डहुड अपने आप में डिसिप्लिन है, उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको खुल के आने दो, वो उसको समझने दो कि यहाँ मैं सीखने, समझने, खेलने, खुलने आया हूं। हमने बस चुप रहने को और आंखों से आंख डाल के, मतलब सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है हमारी क्लास में? आप सर्वे करा लो हमारे क्लास के, मैं मतलब किसी उस पे नहीं जा रहा, पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में पेरेंट्स में भी और टीचिंग फैकल्टीज में भी सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो माना जाता है जो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जिस बच्चे ने एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन पूछ दिए तो हमारे मन में आ जाता है कि यार इसको तो आ नहीं रहा। इस पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। There's a question on the other Honorable side. sir, a very good evening. We'll come to you after that. Yeah. Sorry, go on. Yeah, so I cannot agree more with you on bringing education to the center stage. Your definition of discipline, I totally agree with all of it. One thing I would like to know from you, you have invested a lot of your effort on holistic education. But a big stakeholder there is the teacher. So what are we doing with respect to the holistic development of the teachers? What about their well-being during the pandemic, post-pandemic, bringing them to the core again? What are we actually doing there? Sorry, I forgot to introduce myself. I am Biswajita Parida. I am associated with IIT Delhi. I teach there. I am as an assistant professor. Thank you, ma'am. बच्चे को स्पेस देना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम बच्चे को स्पेस नहीं दे रहे हैं। मतलब आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, बट देश और दुनिया में जो लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उनसे देखिए, उनको समझिए। हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये हो जा रहा है कि हम बच्चे को स्पेस नहीं दे रहे हैं, और वो बुक्स में भी नहीं है। वो मतलब हम जो नया करिकुलम बना रहे हैं, जो हमने माइंडसेट करिकुलम्स बनाए, उसमें हमने ये डेलिबरेटली लिखा है कि हमने कोई टॉपिक उसमें रखा, और आई हैव वर्क विद एजुकेशनिस्ट हु हैव एक्चुअली डिड समथिंग रिमार्केबल इन द कंट्री और वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। ऐसे एजुकेशनिस्ट के साथ मिलकर हमने ये बनाने की कोशिश की करिकुलम्स। एक लाइन आपको डिफाइन कर देगी कि टीचर्स को कहाँ हम देखते हैं। हमने मान लीजिए किसी करिकुलम में से 8th ग्रेड की माइंडफुलनेस, ये हैप्पीनेस की बुक में हमने से 20 चैप्टर रखे हैं। अब हर चैप्टर का एक लर्निंग आउटकम है। सारा सिस्टम टीचर को एनफोर्स करता है भाई आपको ये 20 चैप्टर पढ़ाने हैं, और उसका फिर माइनस स्लॉट कर देता है। अच्छा, तो आपको 45 मिनट का पर डे मिल रहा है, उसमें से इतना इतना बिजी रह जाएगा, तो आपका इतना 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 स्लॉट करके एक चैप्टर आपको इतने दिन में खत्म करना है। हमने हर चैप्टर के पहले तो बुक में कैविएट डाल दिया है कि आपको जरूरी नहीं है कि 20 चैप्टर पढ़ाने हैं। आपको इस 20 चैप्टर में से एक चैप्टर का आउटकम पढ़ना है, और उसको इंश्योर करना है कि वो आउटकम क्लास में आ जाए। और हमने हर एक के एक्टिविटी के सामने लिखा है, से 2 days और टिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ द टीचर, ये फॉर 5 days और टिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ द टीचर। टीचर के सामने 40 बच्चे खड़े कर दिए, 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया एटम का स्ट्रक्चर। अब एटम का स्ट्रक्चर 40 बच्चों को या ग्रामर या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट 40 बच्चों को समझ में टीचर के आ जाए, वो टीचर की कैपेबिलिटी है। ट्रस्ट योर टीचर, लेकिन उसको स्पेस तो दो प्रैक्टिकली कि वो 40 बच्चों को एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और ये वापस इंश्योर करने में कि हाँ मेरे 40 बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। गिव देम स्पेस, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, वरना पहला भी कुछ नहीं हुआ और दूसरा भी कुछ नहीं हुआ। तो ट्रस्ट योर टीचर, गिव देम स्पेस।
The questions are just increasing, sir. I hope you can take a few more questions. You can take 2 more, I think. It's 5:45. Yeah. Yeah. So we'll take 2 more questions. The lady at the back, yeah, the one with the mic, you can ask your question now. प्रणाम सर, मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में बायोमेडिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, डॉक्टर सुनीता जेटली। मेरा प्रश्न भी है और सुझाव भी है कि एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है सर्वांगीण विकास, उसका बीज बचपन में बोया जाता है, शुरू की क्लासेस में, जिसपे बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, क्योंकि वहीं से वो क्रॉप आगे आ रही है। तो ये जो बच्चे हैं, बाणभट्ट ने 64 कलाओं का और 14 विद्याओं का वर्णन किया है। अगर हम इन बच्चों को छोड़ दें 5 साल और हर साल उनको बोलें आप एक कला में पारंगत हो जाएं, जो स्वच्छता से हो, दूसरों को सम्मान देने के लिए हो, दूसरों के प्रति आदर भाव पैदा करने के लिए हो, पढ़ाई के लिए जिज्ञासा पैदा करें, बाद में पढ़ाई आए। लर्निंग इज लास्ट, एंड लर्निंग का मतलब शुड नॉट बी, जैसे कोठारी कमीशन में कहा था, डीलिंग जॉब्स विद डिग्रीज। और वो जो 5 साल है वो बिल्कुल खुले छोड़ दिए जाए और उसमें कोई टेस्ट, कोई परीक्षण ना हो। 1 साल में जैसे पहले गुरुकुल में होता था, आप पारंगत हो गए, आपको अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना आ गया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अब आप दूसरी कलाओं में और विद्याओं में चले जाओ। तो क्या हम ऐसे स्कूल्स नहीं खोल सकते जो सिर्फ इस लेवल तक के हों और उस बीज को अंकुरित होने में मदद करते हो? कर सकते हैं मैम, और नई एजुकेशन पॉलिसी या उससे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी और उससे भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हमेशा इस बारे में बात करती रही है, बट अनफॉर्चुनेटली बात ही करती रही है, काम किसी ने किया नहीं। हर एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ उसके डायरेक्शन में होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लार्जली स्पेस देना पड़ेगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्पेस दिए बिना नहीं होगा ये। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी थोड़ा सा, अगेन, उसके लिए खाली ये कह के कि भाई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्पेस दे दो और उससे हो जाएगा, हमें पूरा का पूरा अपना पहले तो नजरिया ठीक करना पड़ेगा ना। हमने नर्सरी केजी खोले, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट भी खोले थे, पार्डन मी, बट हो सकता है यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से, I came to know about you, but there could be more principals and educators at the school level. पर ये नर्सरी केजी खोले गए थे इसलिए कि बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर को हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, बट अल्टीमेटली हमने उनको बना दिया नर्सरी केजी को और उससे नीचे वाले क्लासेस को क्लास 1 का में ले जाने की फैक्ट्री। अब क्लास 1 में लाने से पहले हम देखते हैं बच्चे को एबीसीडी पढ़ना आता है कि नहीं आता, काउंटिंग आती है कि नहीं आता, टेबल आता है कि नहीं आता, इसलिए थोड़ा ही था यार। ये नर्सरी केजी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग था। तो अगर हम 5 साल खुला छोड़ दें, कॉन्सेप्चुअली इट्स फाइन, बट वो खुला छोड़ना एक्चुअली होता नहीं है। बहुत अच्छे से क्यूरेटेड लाइफ, पूरी लाइफ को क्यूरेट करने का समय होता है, और उसको इतनी स्टडीज हैं, आपने बाणभट्ट की बात की, वहां से लेके और आज तक प्रोफेसर राय एट MIT हैज रिसेंटली डन दिस एक्सपेरिमेंट, आई थिंक 2-3 years बैक, जहां उन्होंने, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो अपने घर में 4000 CCTV कैमरे लगा दिए, एवरी लुक एंड कॉर्नर, और उस बच्चे की एक एक मूवमेंट और उसको दी जा रही एक एक इनपुट इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और वर्बल और व्हाटएवर, उसको CCTV कैमरा में कैद किया और उसके अंदर आने वाले बच्चे के चेक किया। उसके बाद फिर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक्चुअली क्या करें, उसकी एक पूरी कॉन्सेप्ट MIT के उन प्रोफेसर्स ने, उनकी टीम ने निकाल के दी है। आई थिंक द होल वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल्सो कि हम कर क्या रहे हैं। मैं अगेन आई टेक 1 more minute ऑन दिस। मैं फिनलैंड गया था। फिनलैंड में मैंने, आई मेट अ कपल, दिस गर्ल इज, द लेडी इज फ्रॉम फिनलैंड एंड दिस गाय इज फ्रॉम कैनेडा, so both of them are product of 2 different education systems. This guy came to Finland, got married to a Finnish girl and they had a baby there. They shared with me कि हमने जब अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो husband coming from the Canadian education product, वो अपनी बच्ची से रोज पूछता था आज क्या किया। She told I played, फिर उसने फिर पूछा आज क्या किया, I played.
वो उसने मुझे बताया जी मैं 2-3 महीने तक तो देखता रहा, बच्ची मुझे रोज आके कहती आई प्लेड। मैंने 2-3 महीने के बाद अपनी वाइफ को बोला कि यार ये फिनिश एजुकेशन सिस्टम में ना हमारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा और सोचते हैं, ये तो खाली खिला रहे हैं इसको। अब वो लड़की क्योंकि फिनिश एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट थी, एंड फिनिश एजुकेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, द काउंटर आर्गुमेंट फ्रॉम दैट गर्ल केम कि बट व्हाई डू यू थिंक प्लेइंग इज नॉट डूइंग समथिंग? दैट्स इट। इतनी सी थिन लाइन है। हम खिला रहे हैं। हम अपने स्कूलों में किसी दिन आप नर्सरी केजी में अपने बच्चों को खिला के भेज दो, 4 दिन बाद पेरेंट्स आ जाएंगे जी ABCD में तो कुछ बढ़ा नहीं इसमें। हमने जब एडमिशन कराया था 2 साल के बच्चे को 2 तक का टेबल तो हमने रटा के दिया था, आपने 5 तक का भी नहीं कराया। क्या करा रहे हो इसको? आप जिनको कह रहे हैं ना कि 5 साल में छोड़ दो, पूरा नैरेटिव बदलने की जरूरत है। मैम कॉन्सेप्ट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट लेट्स नॉट कॉपी एंड पेस्ट दोस कॉन्सेप्ट्स। हम एक कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करके नो डिटेंशन वाली को हाथ जला चुके हैं अपने। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अडॉप्ट, लेट्स प्रिपेयर टू अडॉप्ट दैट। विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट वाइज आई कंप्लीटली एग्री, बट इफ यू आस्क मी कि कर दो टुडे, नो आई कांट डू इट। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। Yes, how do you intend कि societal mindset कैसे change होगा? How do you think that will happen? It may take some time, but where do you begin? It will take generations। आपको नीचे इस तरह की, बिकॉज इसीलिए मैंने बोला ना कि कोविड में हमारे देश के स्कूल सबसे ज्यादा बंद रहे। Why? Because the administrators who were supposed to decide to open the school and take some risk were the product of that mindset। एजुकेशन तो ठीक है, बच्चे तो घर पे भी पढ़ लेंगे, तो वहां से आता है ना, तो पूरा माइंडसेट सोसाइटी का होने में टाइम लगता है। ठीक है, we take one last question. Sanjay ji, you wanted to ask a question? अच्छा, संजय जी। So my question is basically on the core topic, which was education in states. So, you know, being the education minister for Delhi, which is resource rich, you know, you were able to do a big transformation here. What are the lessons and how do other states emulate this? Because resources for other states, given their expanse, given their population density, given their income levels, you know, it's a lot more challenging than a state like Delhi. And now that you have your own government in Punjab, I'm pretty sure you were given some thought to this process. So what are your recommendations for other states? If they want to emulate this model, how should they go about it, given their resource constraints that they live with? रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो सब में ही होते हैं। 2015 में हम जब सरकार में आए थे तो दिल्ली का बजट होता था 30,000 करोड़ रुपए। हमारे बहुत सारे सपने थे काम करने के, और सारा बजट कहीं ना कहीं सैलरीज और कमिटेड लाइबिलिटीज पे ज्यादा जाता था। प्ले लेवल फील्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस, 2015 में प्ले लेवल फील्ड 2000 करोड़ का प्ले लेवल फील्ड करने के लिए मुझे पसीने आ गए थे, क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमें अपने गवर्नमेंट के कोर एजेंडा को आगे बढ़ाना था। व्हेन वी लुक बैक व्हाट इज द प्रोग्रेस और उस एजेंडा के लिए पैसा कब हो सकता है, तो वी फाउंड कि दिल्ली में जो 30,000 करोड़ का बजट था 2015 में, वो हर साल 1,000 करोड़ रुपए की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। हमें लगा ये तो हो गया काम, बट फॉर्चुनेटली थोड़ा प्रोग्रेस हुआ। अगले साल ही 5,000 करोड़ रुपए, कुछ पॉलिसीज हमने चेंज की, कुछ चोरी लीकेजेस बंद की टैक्स कलेक्शन में। उस तो व्हाट स्टेट्स कैन लर्न इज फर्स्ट इज टू हैव ऑनेस्ट गवर्नेंस। उसके बिना पैसा नहीं आएगा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा। एंड व्हेन देयर इज एन ऑनेस्ट गवर्नेंस, इस देश के लोग टैक्स बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। एक भिखारी भी अगर बाजार से माचिस या नमक की थैली खरीद के लाता है, वो भी टैक्स दे के लाता है। उस टैक्स की चोरी ना होने दी जाए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए पहले तो, पहला काम। दूसरा, एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एजुकेशन को प्रायोरिटी दे बिना होगा नहीं। इट्स ए टफ डिसीजन फॉर अस आल्सो, इट वाज ए टफ डिसीजन, बट बस वी डिसाइडेड। हमारे भी सारे लोग आके कहते थे भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हमने कहा 25% बजट एजुकेशन पे, हमें ये करना है एजुकेशन पे, इसके लिए ऑलमोस्ट 25% बजट चाहिए। इट हैज टू बी डन। तीसरा, मुझे बहुत जगह से पूछा है, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं मुझसे कहते हैं जी क्या करें। ऐसा नहीं है, हर जगह ऑनेस्ट लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कई जगह से प्रिंसिपल्स, टीचर्स आते हैं कि क्या करें, हाउ कैन आई टेल माई गवर्नमेंट टू डू।
मैंने कहा टेल योर गवर्नमेंट टू डू फर्स्ट थिंग इज कि मिड डे मील से लेके और बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबों में कमीशन खाना बंद कर दें। ये नहीं शुरू करेंगे कैसे होगा? आज मेरे साथ मेरे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं इनको बोलूंगा आप ठीक से पढ़ाओ, वो बोलेंगे मिड डे मील का पैसा तो ईमानदारी से ले आओ पहले। मैं इनको बोलूंगा जी आप अपना काम ईमानदारी से करो, वो बोलेंगे पहले आप अपना काम ईमानदारी से करो। आप मेरे यहाँ किताबें भेजते हो, उसकी क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है, कमीशन में पैसा खा जाते हो। तो नेताओं को, एजुकेशन के नेताओं, चीफ मिनिस्टर्स को इंश्योर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी के इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर डिप्लॉय करें जो जिसका इंटरेस्ट बच्चों के पढ़ाने में हो, जिसका इंटरेस्ट मिड डे मील का कमीशन, टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाने का और स्कूल की बिल्डिंग बनाने में कमीशन खाने का ना हो। दैट इज अ कोर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Thank you so much, Manish ji. It was a really engaging discussion. Thank you so much. थैंक यू सो मच।